साथियों नमस्कार। पिछले 3 वीडियोस में हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड फर्स्ट ईयर का एक पेपर है। उसी में अगली कड़ी में हम पहुंचे हैं दूसरे यूनिट के अंदर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें आज हम बात करेंगे हेरिडिटी क्या है, वंशानुक्रम है क्या। फिर हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट क्या है, फिर अगला जो टॉपिक होगा वो होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे इस प्रयास को थोड़ी ऊर्जा मिले। तो प्रारंभ करते हैं। वंशानुक्रम है क्या, किसे कहते हैं वंशानुक्रम? वंश परंपरा जिसको हम कहते हैं उसको वंशानुक्रम कहा जाता है, सामान्य अर्थों में अगर कहा जाए। मैंने यहाँ कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे मनुष्य के पूरे जीवन काल में अर्थात जन्म से मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है, लगातार, वॉम्ब टू टॉम्ब। और इस विकास की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा जो कारक प्रभावित करते हैं उनमें से है जैविक प्रभाव, जिसको हम वंशानुक्रम कहते हैं, और वातावरण का प्रभाव प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बात करेंगे आज वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम के नाम से ही आप इसके अर्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। वंशानुक्रम सीधे तौर पर वंश से संबंधित है। वंश क्या? माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, जो एक वंश परंपरा चली आ रही है उसकी बात हम कर रहे हैं। अर्थात इसमें वंशानुक्रम में शिशु के विकास में माता पिता की भूमिका तो होती ही है, साथ ही साथ शिशु के माता पिता की भूमिका भी होती है। इसलिए इसका नाम वंशानुक्रम है। सिर्फ माता पिता नहीं, उनके माता पिता। और मनुष्य के विकास में इसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है। आगे बढ़ते हैं वंशानुक्रम का अर्थ जानने के लिए। सरल शब्दों में वंशानुक्रम का अर्थ क्या है? वंशानुक्रम का साधारण अर्थ में जैसे के तैसे से या समान के समान से मतलब, जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है। सामान्य शब्दों के अंदर इसका अर्थ ये है। कुछ डेफिनेशन भी पढ़ेंगे हम, परिभाषाओं में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको क्या कहा है। जैसे आगे कुछ लिखा गया है, वंशानुक्रम के अर्थ में भी कह सकते हैं कि जैसे जीव होते हैं वे अपने ही जैसे जीवों को जन्म देते हैं। बालक के शारीरिक रूप गुण अपने माता पिता के अनुरूप होते हैं। ये वंशानुक्रम का एक उदाहरण है। पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं। थॉम्पसन 1956 में थॉम्पसन ने ये परिभाषा दी थी। अनुक्रमिक संततियों में जननिक संबंध दर्शाने वाला उपयुक्त संप्रत्यय वंशानुक्रम है। अनुक्रमिक का मतलब परदादा, दादा, माता पिता और फिर मैं, ये एक अनुक्रमक संततियां हैं। और इनमें जननिक संबंध दिखा रहे हैं कि जेनेटिक रिलेशनशिप है उनके बीच में, इसको वंशानुक्रम कहा जाता है। इंग्लिश में इसको उन्होंने लिखा, हेरिडिटी इज मेनली ए कन्वीनियंट टर्म फॉर द जेनेटिक रिलेशन बिटवीन सक्सेसिव जनरेशंस। ये थॉम्पसन ने डिस्क्राइब किया। अगला है डगलस एंड हॉलैंड। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसके अंदर ये बुक के अंदर कोट किया गया है। इन्होंने लिखा है, ये ज्यादा नजदीक है। सबसे बेहतर डेफिनेशन जिसको मैं मानता हूं वो ये है, किसी व्यक्ति की वंश परंपरा में माता पिता, पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त शारीरिक संरचना तथा विशेषताएं, क्रियाएं, कार्यक्षमताएं निहित रहती हैं। अब इन्होंने थोड़ा सा इसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया है। वंश हेरिडिटी कंसिस्ट ऑल स्ट्रक्चर्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और कैपेसिटीज डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, अदर एंसेस्टर्स और स्पीसीज। किसी भी व्यक्ति की वंश परंपरा में माता पिता, पूर्वज, जैसे मैंने बताया मेरे माता पिता, फिर मेरे दादा दादी, फिर उनके मम्मी पापा जिनको मैं परदादा परदादी कहता हूं, वहां या मेरी जो प्रजाति है वहां से मुझे क्या क्या मिलता है। शारीरिक संरचना, मेरी शारीरिक संरचना कैसी होगी, उसकी विशेषताएं मेरी परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। क्रियाएं, मेरी कार्य करने की जो क्षमताएं हैं वो कैसी हैं, ये सारी चीजें डगलस और हॉलैंड के अनुसार वंशानुक्रम से मिलती हैं। अगला है वुडवर्थ 1970। वुडवर्थ ने भी इसको डिफाइन किया कि वंशानुक्रम में वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जो जीवन के प्रारंभ के समय
गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 मास पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होते हैं। इन्होंने इसको डिफाइन किया है कि जो वंशानुक्रम है वो जन्म के समय नहीं, जब गर्भ में एक भ्रूण के रूप में शिशु विद्यमान हो जाता है उस समय से वंशानुक्रम जो है उसकी जो विशेषताएं हैं वो बालक के अंदर उपस्थित हो जाती है। हेरिडिटी कवर्स ऑल द फैक्टर्स दैट वर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल व्हेन ही begun life, not at birth but at the conception about 9 months before the birth। जन्म से 9 महीने पहले जो है वो ये जो सारे तत्व होते हैं वंशानुक्रम के वो मिल जाते हैं। तो सार रूप में हम क्या कह सकते हैं, वंशानुक्रम क्या निर्धारित करता है? शिशु का लिंग, शिशु का कद, चेहरे का आकार तथा गुण, आंखों तथा एवं त्वचा का रंग, त्वचा के तंतु विन्यास, टेक्सचर कहते हैं हम हमारी स्किन का, वो डिसाइड करता है। शरीर शारीरिक संरचना कैसी होगी वो डिसाइड करता है। बालक की बौद्धिक क्षमता कैसी होगी, क्योंकि जो पेरेंट से मिली है वही होगी, उसको डिसाइड करता है। स्वभाव तथा संवेगात्मकता कैसी होगी, इमोशनल जो कंट्रोल है बच्चे का वो कैसा होगा। और अंतिम है विशेष शारीरिक तथा मानसिक अक्षमताओं एवं विकारों की उत्पत्ति आदि। वो तो सारी जो है ही है, परंतु इसके साथ साथ अंतिम जो है कि बालक में किस तरह की डिफॉर्मिटीज या डिसेबिलिटीज आ सकती हैं उनको भी निर्धारित करता है वंशानुक्रम। अब हम बात करते हैं वंशानुक्रम की प्रक्रिया है क्या, चलती कैसे। मैंने एक तस्वीर दिखाई है जिसमें एक नर है और एक मादा है। नर के स्पर्म है, मादा के ओवियम है, दोनों को मिलकर जो बालक है उसका निर्माण करते हैं। जैसे अगर नर का एक्स और महिला का एक्स मिलेगा तो बालिका होगी, नर का वाई और महिला का एक्स मिलेगा तो एक्स वाई से बालक होगा। लिंग का निर्धारण भी इससे होता है। तो ये होता कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मानव शरीर कोश, सेल्स का योग होता है। शरीर का आरंभ केवल एक कोश से होता है जिसे संयुक्त कोश कहा जाता है। जिसे संयुक्त कोश दो उत्पादक कोशों से बना होता है। जर्म सेल का योग होता है। एक कोश पिता से, जैसे तस्वीर के अंदर दिखाए हुए स्पर्म, पितृकोश जिसको स्पर्म कहते हैं। दूसरा मादा से, मातृकोश जिनको ओवियम कहते हैं। एक येलो सी राउंड फिगर के अंदर एक आकृति दिखाई गई है। उत्पादक कोश भी संयुक्त कोश के समान संख्या में बढ़ते हैं। पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोश में 23-23 गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोशों में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, एक पुरुष का, एक महिला का, एक पुरुष का, एक महिला का। गुणसूत्रों के संबंध में मन एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा है हमारी अब असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में निहित रहती हैं। अब मैं कैसा हूं वो मेरे कॉन्सेप्शन के समय, जब मैं मेरी माँ के गर्भ में पैदा हुआ था उस समय निर्धारित हो गया था। मतलब किसी भी बालक की विशेषताएं कितनी हैं और क्या रहेंगी परंपरागत, वो उन 46 गुणसूत्रों में निहित रहती हैं। ये विशेषताएं गुणसूत्रों के माध्यम से पितृकों, जीन्स में होती हैं। तो ये है वंशानुक्रम की प्रक्रिया। ऐसे माँ और पिता से क्रोमोसोम्स के तहत वो हमारे शरीर में आती चली जाती है। अब हम बात करते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम कौन से, प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम या वंशक्रम मनोवैज्ञानिकों तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक तथा रहस्यमय विषय रहा है। वंशक्रम किन नियमों तथा सिद्धांतों पर आधारित है, यह विषय भी अध्ययन के लिए नए आयाम प्रस्तुत करता है। वंशक्रम के ये नियम सर्वाधिक प्रचलित हैं। बहुत सारे नियम हैं परंतु कुछ मुख्य नियमों पर हम बात करेंगे। पहला है समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। दूसरा है प्रत्यागमन का, लॉ ऑफ रिग्रेशन। तीसरा है बीज कोष की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। चौथा है विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। पांचवा है मेंडल का नियम, मेंडल्स लॉ। छठा है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो इनका आगे विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने या वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर विचार दिए। तो ये नियम जो है इनको हम अध्ययन में लेकर आएंगे। अब पहला है सबसे पहले समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। इस नियम के अनुसार, ये नियम क्या कहता है, जैसे माता पिता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। लाइक टेंड्स टू बिगेट लाइक। सोरेनसन के अनुसार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण, मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं।
इसी प्रकार शारीरिक संरचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। ये सोरेनसन ने इसको इस तरीके से व्याख्यायित किया कि जैसे माँ बाप होंगे या उनके दादा दादी होंगे, उनकी परंपरा को ही पैदा होने वाले बच्चे में देखा जाएगा। यह नियम भी अपूर्ण है, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि काले माता पिता की संतान गौरी, मंदबुद्धि माता पिता की संतान बुद्धिमान होती है। इस नियम के अनुसार माता पिता की विशेषताएं बालक में मूल रूप से आनी चाहिए, परंतु कुछ विवाद इसमें, अपवाद देखने को मिलते हैं, तो इस सिद्धांत को खारिज समझा जाता है। दूसरा है प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। सोरेनसन के अनुसार बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति, और बहुत निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों में कम निम्न कोटि होने की प्रवृत्ति का प्रत्यागमन है। प्रकृति का यह नियम प्रकृति का नियम यह है कि वह विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। यह सिद्धांत क्या कहता है कि बहुत बुद्धिमान बच्चों के बालक भी सामान्य बुद्धि के हो सकते हैं, और बहुत मंद बुद्धि बालक जो माता पिता हैं उनके बच्चे भी सामान्य बुद्धि के हो सकते हैं। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके सामान्य गुणों का ग्रहण करते हैं। जैसे उच्च बुद्धिमान होना सकारात्मकता की तरफ जाता है और निम्न बुद्धिमान होना नकारात्मकता की तरफ जाता है। तो जो सकारात्मक और नकारात्मकता के ऊपर, ऊपरी और नीचे का जो सिरा है उनको छोड़कर बीच की श्रेणी में बच्चा आ जाता है। यही कारण है कि महान व्यक्तियों के पुत्र साधारणतः उनके समान महान नहीं होते। उदाहरणतः बाबर, अकबर, महात्मा गांधी के पुत्र उनसे बहुत अधिक निम्न कोटि के थे। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, माता पिता के पितृकों में से एक कम और एक अधिक शक्तिशाली होता है। दूसरा, माता पिता में उनके पूर्वजों में से किसी का पितृक अधिक शक्तिशाली होता है। इन नियमों के आधार प्रत्यागमन का जो नियम है वो ये कहता है कि बिल्कुल हूबहू वैसे नहीं होते, वो उसके विपरीत भी जाते हैं। तीसरा सिद्धांत, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि सिर्फ माता पिता नहीं, उसके बाद की जो पीढ़ियां हैं वहां से भी हमारे जो गुण हैं वो हमारे अंदर आते हैं, हमारे अंदर विशेषताएं आती हैं। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं। इस नियम के प्रतिपादक वाइजमैन के अनुसार बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाता है। इसको अगर मैं थोड़ा व्याख्यायित करूं, मेरे परदादा से मेरे दादा को मिला, मेरे दादा से मेरे पिता माता को मिला, और मेरे माता पिता से मेरे को मिला, और अब वो मेरे बच्चों में आगे चला गया, मेरे बच्चों से वो अगली पीढ़ी के पास चला जाएगा। ये है बीज कोष की निरंतरता। विशेषताएं वहीं से हमारी वंश परंपरा से, हमारे परिवार के जो पीछे का इतिहास है वहां से चली आ रहे हैं। जो वाइजमैन के बीज कोष की निरंतरता के नियम को स्वीकार नहीं किया जाता। बीएन झा के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीज कोष के संरक्षक हैं, जिसे वे अपनी संतान को दे देते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दो तीन पीढ़ियों के बाद बहुत बदलाव बालकों में या पुरानी पीढ़ियों में या नई पीढ़ियों में देखने का मिलता है। तो बीएन झा ने इसको यहाँ पर नकारा है। बीज कोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है मानो एक बैंक से निकलकर दूसरे बैंक में रख दिया जाता हो। हिजमैन के सिद्धांत ने तो वंशानुक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या करता है और नई संतोषजनक है। यह मत वंशानुक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या न कर पाने के कारण अमान्य है। आते हैं, परंतु इसको पूरी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अगला है विभिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं, और ये देखने को मिलता है। इसी प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए वे बुद्धि, रंग, स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कभी कभी उनमें पर्याप्त शारीरिक और मानसिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। सोरेनसन के अनुसार इस विभिन्नता के कारण माता पिता के उत्पादक कार्यों की विशेषताएं हैं। उत्पादक कोषों में अनेक पितरक होते हैं जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं।
माता पिता के जो उत्पादक कोष होते हैं उनकी विशेषताओं की वजह से सोरेनसन कहते हैं कि ऐसा देखने को मिलता है। माँ के अंदर कुछ अलग गुण है, पिता के अंदर कुछ अलग गुण है, उन दोनों गुणों के मिलान से एक तीसरे तरह का जो बच्चा है अलग गुणों वाला पैदा होता है। भिन्नता का नियम प्रतिपादित करने वाले में डार्विन, लेमार्क ने अनेक प्रयोगों तथा विचारों द्वारा यह मत प्रकट किया कि उपयोग न करने वाले अवयव तथा विशेषताओं का लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक बढ़ई है कोई आदमी, और अब उनकी पीढ़ी जो है बढ़ई का काम नहीं कर रही, पिछली पीढ़ी करती थी, तो आगामी पीढ़ी में वो बढ़ई वाली आदतें जो है वो शायद न जाए। नवोत्पत्ति तथा प्राकृतिक चयन द्वारा वंशकर्मीय विशेषताओं का उन्नयन होता है। वो नई चीजें करने लगते हैं तो वो नई चीजें जो है वो उनके अंदर अगली पीढ़ी में चली जाती है। अगला है मेंडल का नियम। इस नियम के अनुसार वर्ण संकर, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड, प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। आप लगातार अगर हाइब्रिड बीज बोते जाएंगे तो कुछ समय के बाद, 2 3 4 बार बोने के बाद, वो सामान्य जो बीज है, मान लीजिए सरसों है, गेहूं है या कोई भी चीज है, वो एक सामान्य जो पौधा था जहां से वो प्रारंभ हुआ था उसी तरफ चला जाता है। इस नियम को चेकोस्लोवाकिया के मेंडल नामक पादरी ने प्रतिपादित किया था। उसने अपने गिरजाघर के बगीचे में बड़ी और छोटी मटरें बराबर संख्या में मिलाकर बोई। उगने वाली मटरों में सब वर्ण संकर जाति की ही थी, हाइब्रिड थी। मेंडल ने इस वर्ण संकर मटरों को फिर बोया और इस प्रकार उसने उगने वाली मटरों को कई बार बोया। अंत में उसे ऐसी मटरें मिली जो वर्ण संकर होने के बजाय शुद्ध थी। शुद्ध मतलब जो सबसे पहले जिस तरह की बोई गई थी। मटरों के समान मेंडल ने एक प्रयोग चूहों पर भी किया। उसने सफेद और काले चूहों को साथ साथ रखा। इनसे जो चूहे पैदा हुए वे काले थे। फिर उसने इन वर्ण संकर काले चूहों को एक साथ रखा। इनसे उत्पन्न होने वाले चूहे काले और सफेद दोनों रंगों के थे। अपने प्रयासों के आधार पर मेंडल ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। जहां पर दो तरह के गुण, हम वर्ण संकर का मतलब है जहां पर हमने दो तरह के गुण मिला दिए, जैसे काले और सफेद चूहे, परंतु वो कभी भी अपने मूल रूप की तरफ, काले की तरफ या सफेद की तरफ जा सकते हैं। यही सिद्धांत मेंडलवाद के नाम से प्रसिद्ध है। पीएन झा के अनुसार जब वर्ण संकर अपने स्वयं के पितृ या मातृ उत्पादक कोषों का निर्माण करते हैं तब वे प्रमुख गुणों से युक्त माता पिता के समान शुद्ध प्रकारों को जन्म देते हैं। उनमें अपने माता पिता के जो शुद्ध गुण है वो आते हैं। अगला है अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। मैंने मेरे माता पिता जो नहीं कर पाए मैं वो कर पा रहा हूं, वो गुण मेरे आने वाली जनरेशन तक नहीं जाएंगे। इस नियम को अस्वीकार करते हुए विकासवादी लेमार्क ने लिखा, व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। इसका उदाहरण देते हुए लेमार्क ने कहा कि जिराफ पशु की गर्दन पहले बहुत कुछ घोड़े के समान थी, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी हो गई और कालांतर में उसकी लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित होने लगा और सारे जो जिराफ हैं वो लंबी गर्दन के होने लगे। लेमार्क ने इस कथन की पुष्टि मैकडुगल और पेवलोव ने चूहों पर और हैरिसन ने पतंगों पर, जो कीट पतंगे होते हैं, परीक्षण करके की कि ऐसा होता है। वो अपने एक परिस्थिति विशेष में आकर अपना आकार बदल लेते हैं या अपना रूप बदल लेते हैं और फिर वो आने वाली जनरेशन में दिखाई देने लगता है। आधुनिक युग में विकासवाद या अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जाता। क्यों? इस संबंध में वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम की प्रक्रिया के अपने आधुनिक ज्ञान से संपन्न होने पर यह बात प्राय असंभव जान पड़ती है कि अर्जित गुणों को संक्रमित किया जा सकता है। मेरे अंदर इस पीढ़ी में मैंने कुछ अगर गेन किया है, कुछ सीखा है, तो अगली पीढ़ी में जाएगी, ऐसा असंभव लगता है वुडवर्थ के अनुसार। यदि आप कोई भाषा बोलना सीख लें तो क्या आप पितृयों द्वारा इस ज्ञान को अपने बच्चे को संक्रमित कर सकते हैं? संभव नहीं है, क्योंकि भाषा तो अर्जन से सीखी जाएगी। इस प्रकार के किसी प्रमाण की पुष्टि नहीं हुई है। क्षय तथा सुजाक ऐसा रोग है जो बहुधा परिवारों में पाया जाता है। ये क्षय रोग और सुजाक रोग पाए जाते हैं।
संक्रमित नहीं होता है। बालक को यह रोग परिवार के पर्यावरण में छूत से होता है। माता पिता को है तो बच्चों में नहीं जाएगा, परंतु ये छूत से हो जाता है। तो ये था आज का टॉपिक वंशानुक्रम के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा वंशानुक्रम क्या है और प्रिंसिपल्स और लॉज क्या हैं। अगर आपकी कोई क्वायरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर, मेरी मेल आईडी पर या मेरे फोन नंबर पर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।